हम बेटा आलेख पढ़ेंगे। यस, वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। गुड आफ्टरनून चिल्ड्रन। बेटा घर पर सब आप स्वस्थ होंगे और स्वस्थ ही रहें, ऐसी ईश्वर से प्रार्थना है। बेटा आज हम आलेख के बारे में पढ़ेंगे। आलेख, अब आलेख नाम से ही बच्चे ऐसा समझते हैं कि पता नहीं क्या चीज है, कैसे लिखेंगे, और इसमें पता नहीं क्या कुछ नया है। आलेख, लेख में आ उपसर्ग लगा है। आलेख, आलेख भी एक तरह से निबंध का ही संक्षिप्त रूप है। जैसे हम निबंध लिखते हैं, वैसे ही निबंध का ही एक संक्षिप्त रूप है, एक छोटा रूप है। और इसमें लेकिन क्या इसमें किसी एक विषय पर विचार प्रधान और गद्य प्रधान अभिव्यक्ति को आलेख कहते हैं। किसी एक विषय पर विचार प्रधान और गद्य प्रधान, गद्य, ये जितने भी ये पाठ हैं आपके, वो गद्य हैं, उनके गद्यांश हैं उनमें, ठीक है। और जो आपकी कविताएं हैं वो पद्यांश रूप में है। तो हमने यहाँ पर अब ये जाना कि विचार प्रधान और गद्य प्रधान अभिव्यक्ति को आलेख कहते हैं। आलेख की डेफिनेशन भी एग्जाम्स में आ जाती है। आलेख वस्तुतः एक प्रकार का लघु यानी छोटे लेख होते हैं जो अधिकतर संपादकीय पृष्ठ पर ही प्रकाशित होते हैं। संपादकीय पृष्ठ पर प्रकाशित होते हैं आलेख। और क्या होता है इनका, लेकिन संपादक से एडिटर से कोई संबंध नहीं होता। और जो ये लेख हैं, ये लेख किसी भी क्षेत्र से, किसी भी फील्ड से संबंधित हो सकते हैं। जैसे खेल से संबंधित, समाज से संबंधित हो सकते हैं, आपके साहित्य से संबंधित, राजनीति से संबंधित हो सकते हैं। अर्थ मीन्स धन से संबंधित हो सकते हैं, जनता से संबंधित हो सकते हैं, फिल्म आदि से संबंधित हो सकते हैं। इस प्रकार ये लेख हमने जाना कि किस किस से संबंधित हो सकते हैं। अब हमारे लिए ये कोई समस्या नहीं होनी चाहिए कि ये आलेख क्या है। आलेख एक निबंध का ही संक्षिप्त रूप है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि ये हिंदी आलेख होता क्या है। हिंदी में जो ये आलेख है, ये होता क्या है। हिंदी आलेख एक गद्य लेखन विधा है जिसे वैचारिक गद्य रचना भी कहते हैं। वैचारिक, विचारों से संबंधित, अपने हर किसी के विचार अलग अलग होते हैं। आप यहाँ पर जितने भी बच्चे बैठे हो, किसी के मन में कोई विचार है किसी चीज से संबंधित, अब आलेख से संबंधित ही देख लो आप। किसी के मन में कुछ विचार आ रहा है, किसी के मन में कुछ विचार आ रहा है, वैचारिक, विचारों से संबंधित। विचार शब्द है एक प्रत्यय इसमें। वैचारिक, जहां हमारे विचारों की प्रधानता है इसमें, और लेखक के नीति विचारों की भी प्रधानता है। आलेख निम्न विषयों पर प्रतिपादित किए जा सकते हैं। अभी मैंने आपको पहले बताया, खेल से संबंधित, फिल्म से संबंधित, समाज। अभी आप और देखिए ज्वलंत विषय, जो विषय चल रहे हैं अभी हमारे समाज में, हम देख रहे हैं जिनको, अभी जैसे कोरोना वायरस है, कोरोना वायरस से संबंधित जो विषय है, ये क्या है, ये ज्वलंत विषय है इस समय। इस समय क्या है, व्यापार से संबंधित जो विषय है वो ज्वलंत विषय है। समस्याओं से संबंधित विषय, अवसरों से, अवसर मीन्स मौका, कोई भी ओकेजन, उससे संबंधित, तथा चरित्र पर आलेख लिखे जाते हैं। किसी के भी चरित्र पर भी, कैरेक्टर पर, किसी के बारे में कुछ लिखना हो
वो भी एक प्रकार का आलेख होता है, गद्य रूप में लिखना होता है। नेक्स्ट देखिए, किसी एक विषय पर प्रधान छोटी सी संयुक्त रचना को आलेख कहते हैं। दूसरी इसकी डेफिनेशन देखिए, किसी एक विषय पर प्रधान जो मुख्य मुख्य उसकी छोटी सी रचना होती है, छोटा सा उसका अनुच्छेद आप लिखेंगे, छोटे रूप में लिखेंगे, लघु रूप में लिखेंगे, वो आलेख। और अगर उसी को आप बड़े रूप में लिख देंगे तो वही निबंध आपका हो जाएगा। और इसमें क्या है, तथ्यात्मक, विश्लेषणात्मक और विचारात्मक संपूर्ण जानकारी होती है, तथ्य स्पष्ट किए जाते हैं। किसी भी बात को अच्छे तरीके से, तथ्य को विश्लेषणात्मक, इसको एनालाइज किया जाता है, बताया जाता है कि इसमें एक एक को अलग अलग करके, कि इसमें हर चीज को जो है डिस्कस किया जाता है। और विचारात्मक, अपने विचारों की, उस विषय से संबंधित विचारात्मक की संपूर्ण जानकारी होती है। आलेख गद्य लेखन की वह विधा है जिसमें लेखक अपनी बातों को स्वतंत्रता पूर्वक दुनिया के सामने स्पष्ट कर सकता है। आप लेखक हो, जब आप लिख रहे हो तो आप लेखक हो, आप एग्जाम्स में लिख रहे हो तो आप लेखक हो, और आपको जो भी विषय दिया गया आप उस पर स्वतंत्रता पूर्वक, आपको कोई भी किसी प्रकार की बंदिश नहीं है, स्वतंत्रता पूर्वक दुनिया के सामने आप अपने विचार व्यक्त कर सकते हो, विचार लिख सकते हो। अब हमारे सामने प्रश्न उठता है कि आलेख लेखन के मुख्य अंग कौन से हैं, और ये प्रश्न के रूप में भी आपके सामने आ जाता है। आलेख तो लिखना आ ही जाता है, लेकिन इसके प्रश्न भी आ जाते हैं, जैसे आपको जनसंचार माध्यम के, पत्रकारिता के प्रश्न आते हैं, ऐसे ही आलेख से संबंधित भी प्रश्न एग्जाम्स में आ जाते हैं। आलेख में मुख्य रूप से दो अंग होते हैं। प्रथम दो अंग इसके मुख्य होते हैं। प्रथम होता है भूमिका, इसकी जो स्टार्टिंग प्रस्तावना जिसे आप कहते हो निबंध में, इसकी भूमिका पहले हमें भूमिका बनाकर लिखनी है, जिसको आप निबंध में प्रस्तावना कहते हैं। और इसका द्वितीय महत्वपूर्ण अंग होता है विषय का प्रतिपादन करना, विषय को कैसे हम लिखते हैं उसको एक्सप्लेन करके प्रतिपादित कैसे करते हैं, उसकी हर चीज इतने में आ जानी चाहिए। ये नहीं कि हमने एक ही चीज को लिया, एक ही टॉपिक को लिया, एक ही तथ्य को लिया और उसी को हम लिखते रहे, नहीं, ये हमें बहुत लघु लिखना है, छोटा लिखना है। भूमिका के अंतर्गत शीर्षक का अनुरूपण किया जाता है, शीर्षक जो टाइटल दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, बच्चों पर बढ़ते हुए बस्ते का बोझ, बस्ते का बोझ। अब आजकल तो आप बस्ता लेकर, बैग लेकर जा नहीं रहे हो स्कूल, ये खास तौर से छोटे बच्चों के लिए ये बात, जब स्कूल जाते हैं तो उनका जो बैग होता है, बस्ता होता है, वो बहुत भारी होता है, तो उसके विषय में अपने विचार व्यक्त करना। और ये इसके विषय में विचार व्यक्त करते हुए हमें ये देखना है कि सारा सारा मैटर, सारा तथ्य हमारा इसमें आ जाए, और हम एक ही चीज को लेकर उसी के ऊपर बहुत देर तक लिखते रहेंगे तो ये आलेख नहीं रह पाएगा हमारा। इसके लिए लिमिटेड, सीमित ही इसके लिए शब्द होते हैं। इसमें भूमिका के अनुरूप छोटे लिखने की बात कही जाती है। मैंने कहा ना अभी थोड़ा ही लिखना है, छोटे लिखने की बात कही जाती है। तथा विषय के प्रतिपादन में विषय का क्रमिक विकास और उसकी तारतम्यता बताई जाती है। विषय का क्रमिक विकास से संबंधित यह है, जैसे कल हमने अभी इंटरनेट के बारे में पढ़ा था, तो इंटरनेट में आपने पढ़ा कि इंटरनेट, विश्व में इंटरनेट कब शुरू हुआ, उसका पहला दौर कब था, दूसरा दौर कब और तीसरा दौर कब, और हमारे भारत में इसका पहला दौर कब से माना जाने लगा। ये सब जो विषय हैं, अच्छे तरीके से क्रमिक विकास, क्रम से इसका विकास जो है वो लिखना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है तीसरी बात इसकी ध्यान रखने वाली क्या है। तीसरी बात इसकी ध्यान रखने की ये है कि विषय वस्तु से संबंधित आंकड़े जो है, आंकड़े इसमें विषय वस्तु से संबंधित जितने भी आंकड़े हों उनको भी लिखना चाहिए। और उदाहरण कहीं से आंकड़े
या भ्रमण हेतु घूमने के लिए जो उदाहरण है वो कहीं से नोट कर लें। आलेख लिखते समय उन्हें सही जगह पर और सही रूप में लिखना चाहिए, उसमें किसी प्रकार की भी कोई गलती नहीं होनी चाहिए, गलत आंकड़े नहीं होने चाहिए। और इसमें वैचारिक और तकनीकी युक्त कौशल भाषा और विचारों और तथ्यों की स्पष्टता रहती है। इसमें तकनीकी युक्त भाषा का प्रयोग करना चाहिए। जो तकनीकी युक्त भाषा मतलब सही तरीके की जो भाषा है उसका ही हमें प्रयोग करना चाहिए। किसी भी प्रकार से ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाषा हम उसके लिए अटपटी सी प्रयोग करें, क्योंकि इसमें भाषा का बहुत महत्व होता है। भाषा का महत्व तो इसीलिए है इसमें कि अगर हम भाषा सही लिखेंगे तो पढ़ने वाले को इसके सभी चीज इसकी समझ में आएगी, कोई भी चीज अधूरी नहीं रह जाएगी। यस, आलेख लेखन के मुख्य अंग है, पहला भूमिका और दूसरा है विषय का प्रतिपादन। और इसमें देखिए, जो भूमिका के अंतर्गत शीर्षक का अनुरूपण और इसमें भूमिका के अनुरूप छोटे लिखने की बात, अब ये दोनों मैं आपको रिपीट कर रही हूँ, ठीक है। और फिर विषय के प्रतिपादन में विषय का क्रमिक विकास होना चाहिए, क्रम से विकास और क्रमबद्धता का ध्यान रखना चाहिए, सीक्वेंस का, क्रम का। तथा अंत में तुलनात्मक विश्लेषण करके निष्कर्ष निकाला जाता है। इसमें तुलनात्मक विश्लेषण करना चाहिए, कंपेयरिंग करके, और उसका विश्लेषण करके निष्कर्ष, निष्कर्ष जैसे आप निबंध में लिखते हैं उपसंहार, जिसको आप इंग्लिश में कहते हैं कंक्लूजन, ठीक है। आलेख लिखते हुए महत्वपूर्ण बातें क्या है? आलेख लिखते समय हमें पहले क्या करना चाहिए? उसका अध्ययन करना चाहिए, उस पर अच्छे तरीके से पढ़ना चाहिए, सोचना चाहिए, शोध कार्य करना चाहिए। शोध कार्य होता है रिसर्च, उस पर खोज करनी चाहिए कि इस पर हम क्या लिखें अपने आप। अब आप एग्जाम में बैठे हो तो वहां पर क्या खोज करोगे? अपने मन में, मन से खोज करोगे, अपने विचारों से खोज करोगे, ठीक है। अपने मन से अच्छे तरीके से सोचोगे, चिंतन मनन करोगे और विश्लेषण भी, उसको एनालाइज करोगे, फिर वो भी बहुत आवश्यक है। और उसके बाद ही आलेख लिखने की शुरुआत करनी चाहिए। इसमें सबसे ज्यादा ध्यान देने की बात यह है कि आलेख का प्रकार संक्षिप्त होना चाहिए, छोटा, विस्तार से नहीं लिखना इसको। इसे हम निबंध का संक्षिप्त रूप भी कह सकते हैं। आलेख और निबंध में यही अंतर है कि आलेख में निजी विचार होते हैं, लेकिन निबंध में ऐसा नहीं होता। आलेख में क्या होता है? अपने विचार होते हैं। हम छोटे से रूप में लिख रहे हैं, संक्षिप्त रूप में लिख रहे हैं, इस पर अपने विचार होते हैं, लेकिन निबंध में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। यस बेटा, रिकॉर्डिंग स्टॉप। आलेख लिखते समय तीसरी बात यह ध्यान रखने की है कि विषय वस्तु से संबंधित आंकड़े या भ्रमण हेतु उदाहरण कहीं से नोट कर लें, कि जितने भी आंकड़े हैं वो सही होने चाहिए। आलेख लिखते समय उन्हें सही स्थान पर और उसमें वैचारिक और तकनीकी युक्त कौशल भी होना चाहिए, जिसमें विचारों और तथ्यों की स्पष्टता हो। और जो आलेख के लिए जो तुम्हारे विचार हैं वो श्रृंखलाबद्ध होने चाहिए। आलेख की भाषा सरल होनी चाहिए, जो समझ में आने वाली होनी चाहिए, रोचक, आकर्षक, कि कोई पढ़े तो उसका पढ़ने का मन करे, जो पाठक है पढ़ने वाले को अपनी ओर खींच ले। और अंत में उसमें क्या मैं ये कहूंगी कि वाक्य छोटे छोटे होने चाहिए और एक परिच्छेद में एक जगह एक ही भाव स्पष्ट करना चाहिए एक पैराग्राफ में। ये नहीं कि एक में पहले कुछ लिख दिया फिर कुछ लिख दिया, ऐसा नहीं। और अंत में ध्यान रखने योग्य बात यह है कि आलेख का समाप्ति अंश निष्कर्ष परक होना चाहिए। उसमें निष्कर्ष होना चाहिए, कंक्लूजन, उपसंहार, कि इससे इसमें से क्या निकला, क्या हमने सीखा। फॉर एग्जाम्पल आपको एक आलेख लिखना के लिए आता है कि जैसे बहुत ही सिंपल सा आलेख लिखने के लिए आता है आपको कि एक अच्छा स्कूल, इस पर आलेख लिखने के लिए आता है। या आपको भारतीय कृषि की चुनौती या डॉक्टरों की हड़ताल, ठीक है, ऐसा कोई भी, या मतलब छात्र और बिजली की कटौती, बिजली की कटौती से छात्रों का अंधकारमय जीवन,
ये ऐसे अगर लिखने के लिए आते तो आप लास्ट में ये बताओगे कि हमें ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक है? अब फॉर एग्जाम्पल जैसे आपको यही आ गया कि एक अच्छा स्कूल, हम एक अच्छे स्कूल में क्या-क्या होना चाहिए, पहले तो आप ना ये बताओगे कि फिर आप थोड़ा-सा ना ये बताओगे कि मैं एक जिस स्कूल में पढ़ता हूँ वो उसमें ये सब उपलब्ध है। ये अच्छा स्कूल है तो उसमें ये क्या करना चाहिए कि स्कूल में जो भी कुछ विद्या हम ग्रहण करते हैं तो हमें उसका सम्मान करना चाहिए। स्कूल में हमें कभी भी कुछ गलत काम नहीं करना चाहिए क्योंकि विद्यालय एक विद्या का मंदिर होता है। यस मैम। इसलिए हम सब बच्चों को इस बात का ध्यान रखना चाहिए। यश प्लीज। हमें अपने स्कूल के बारे में बताना है। हाँ, अब नहीं इसमें पहले तो एक अच्छे स्कूल के बारे में आप बताएंगे कि एक अच्छे स्कूल में क्या क्या होना चाहिए और और फिर हमारे आप स्कूल में जिस स्कूल क्या-क्या में है और पढ़ते हैं क्या-क्या नहीं है, ये आप भी उस बताना है। यस प्लीज बेटा रिकॉर्डिंग हो रही है ना यश। यस मैम। तो बाद में रिकॉर्डिंग में अपना क्या डाउट क्वेश्चन रखें, पूछ रहा है? बाद में डाउट रखो बेटा। नहीं ठीक है आपने प्रश्न पूछा है लेकिन आप कह रहे हो ना अपने स्कूल के बारे में, आप पहले ये लिखो कि एक अच्छे स्कूल में क्या क्या होना चाहिए, फिर आप उसमें ये लिखिए कि हमारे स्कूल में भी ऐसे ही ये सब कुछ उपलब्ध है इसलिए मेरा स्कूल भी बहुत अच्छा स्कूल है, अच्छे स्कूलों में से ही एक अच्छा स्कूल है, मुझे अपने विद्यालय पर गर्व है। ये आप आपको लिखना है, ठीक है? और फिर इसमें आपका जैसे बोर्ड का एग्जाम होता है तो आप उसमें स्कूल का नाम नहीं लिखेंगे, आप ऐसे लिखिए ना मेरा स्कूल भी बहुत अच्छे स्कूलों में से ही एक अच्छा स्कूल है। यहाँ पर भी सभी प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध है जैसा कि मैंने ऊपर लिखा है कि एक स्कूल में क्या-क्या होना चाहिए और मुझे अपने विद्यालय पर, अपने स्कूल पर गर्व है। इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। ठीक है बेटा? नेक्स्ट बेटा कि आलेख गंभीर अध्ययन पर आधारित प्रामाणिक रचना होती है। गंभीर उसको बड़े सोच विचार करके सोचना चाहिए जो भी कुछ उसके ऊपर हम लिख रहे हैं। किसी भी विषय पर जो भी कुछ हम लिख रहे हैं बड़े सोच विचार करके लिखना चाहिए, गंभीरता से सोचना चाहिए। आलेख एक विषय पर तथ्यात्मक, विश्लेषणात्मक और विचारात्मक जानकारी होती है, इसमें कल्पना का स्थान नहीं होता। अब जो भी हम आलेख लिख रहे हैं उसमें कोई कल्पना नहीं की जा सकती, इमेजिनेशन से नहीं होती, उसमें विश्लेषण होता है, उसको एनालाइज करके हम लिखते हैं। उसमें विचारात्मक अपने विचारों से हम जो भी हम हमारी जानकारी है वो विचारों से प्रकट करते हैं, जो विचार है हमारे वो लिखते हैं, हमारे मन के विचार हैं जो वो हम लिखते हैं अपने आलेख में, ठीक है? और वही हम तथ्यात्मक रूप देते हैं, इसमें तथ्य प्रकट करते हैं। इस प्रकार से आलेख लिखने के बारे में हमें किन-किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और एक आलेख जो है उसमें विश्लेषणात्मक, विचारात्मक जानकारी होती है, ना कि उसमें कल्पना का स्थान। उसमें कल्पना का कोई भी स्थान नहीं होता। अब देखिए यस, अब आलेख के विषय में एक प्रश्न जैसे ये है, आलेख के विषय में बताइए। आलेख वास्तव में लेख का ही प्रतिरूप होता है, एक लेख ही है। ये आकार में लेख से बड़ा होता है। कई लोग इसे निबंध का रूप भी मानते हैं, जो कि उचित भी है। लेख में सामान्यतः किसी एक विषय से संबंधित विचार होते हैं, लेकिन आलेख में उपसर्ग होता है जो कि यह प्रकट करता है कि आलेख सम्यक और संपूर्ण होना चाहिए। सम्यक मतलब अच्छा, संपूर्ण और पूरा होना चाहिए। आलेख गद्य की वह विधा, ये आलेख की डेफिनेशन देखिए, जो किसी एक विषय पर सर्वांगपूर्ण और सम्यक विचार प्रस्तुत करती है। सर्वांग पूर्ण, सब प्रकार से पूर्ण, सर्वांग सर्व अंग और सम्यक विचार और अच्छे विचार प्रस्तुत करती है। जो भी कुछ हमने लिखना है आलेख पर किसी भी विषय से संबंधित हो, हमने उसे सर्वांग पूर्ण लिखना है और सम्यक विचारों से ही लिखना है, सम्यक विचार ही हमें प्रकट करने हैं।
सार्थक आलेख के गुण बताइए। प्रश्न नंबर 2 में देखिए, सार्थक आलेख के गुण, आलेख के निम्नलिखित गुण है। यस बेटा साधिका, रीड आउट दीज क्वालिटीज, दीज गुण, ये गुण। नवीनता एवं ताजगी, जिज्ञासाशील, विचार स्पष्ट और बेबाकी पूर्ण, भाषा सहज, सरल और प्रभावशाली, एक ही बात पुनः न लिखी जाए, विश्लेषण शैली का प्रयोग। हाँ देखो, नवीनता, उसमें नवीनता होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको ये टॉपिक देती हूँ, डॉक्टरों की हड़ताल। अब डॉक्टरों की हड़ताल से रिलेटेड थोड़ा सा उसमें कोरोना का ऐड कर देंगे कि अगर इस काल में, कोरोना काल में डॉक्टरों की हड़ताल हो जाए तो उसका क्या इम्पैक्ट होगा। वैसे तो साधारण रूप से भी, अगर सामान्य समय में भी डॉक्टरों की हड़ताल जो हो जाए वो ठीक नहीं, उसका सामान्य आदमी पर बहुत असर पड़ेगा। लेकिन आज के समय में अगर कुछ ऐसा हो जाता है, उससे बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है सामान्य जनता पर। और इस प्रकार से उसमें नवीनता और ताजगी लानी चाहिए टॉपिक में। जिज्ञासाशील, और उसमें जानने के इच्छुक होने चाहिए, ऐसी उसमें चीज होनी चाहिए। ऐसा लिखना चाहिए कि जिज्ञासा उसमें आपकी दिखाई दे, कि इस विषय के प्रति आपकी जिज्ञासा इसमें स्पष्ट है। विचार स्पष्ट होने चाहिए, और बिल्कुल मतलब उसमें स्पष्टता होनी चाहिए, बेबाकी पूर्ण, विवेक पूर्ण होने चाहिए। जो है विवेक से सोच समझकर विचार लिखे हुए होने चाहिए। भाषा सरल सहज होनी चाहिए। अगर भाषा सरल सहज होगी तो पढ़ने वाला आपका आलेख पढ़ेगा और अच्छे तरीके से समझ लेगा कि आप क्या कहना चाहते हैं। एक ही बात को दोबारा ना लिखा जाए। अगर एक ही बात को दोबारा लिखेंगे, आलेख में लिखना भी थोड़ा सीमित है, तो आपका आलेख पूरा नहीं होगा। जो आवश्यक और बातें होंगी वो आपकी छूट जाएंगी। विश्लेषण शैली, विश्लेषण कि उसको एनालाइज करके, जो विश्लेषण शैली उसको अच्छे तरीके से मतलब एक दूसरे से विश्लेषण करना चाहिए। हर बात को प्रकट करना चाहिए, विस्तार पूर्वक बताना चाहिए हर बात को प्रकट करके, कि एनालाइज किया गया किसी भी चीज को। इसी प्रकार से आपको आलेख अच्छे तरीके से इन गुणों से युक्त लिखना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, मैं अभी आपके सामने कुछ प्रश्न रखती हूँ कि ये आप इसके कैसे लिखेंगे। निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर 150 शब्दों में आलेख लिखिए। अब ये मैंने अभी कहा डॉक्टरों की हड़ताल। अब दूसरा आलेख है छात्र और बिजली संकट। इस पर आप कैसे लिखेंगे? हैंड रेज। छात्र और बिजली संकट, एनीबडी कैन, कोई भी बताइए। गर्व, आप बताइए, आपको ये आलेख आगे लिखने के लिए तो आप कैसे लिखोगे? यस सर। मैम, छात्र और बिजली संकट बारे में यह लिख सकते हैं कि छात्र, आजकल जैसे कि एग्जाम्स का टाइम है, तो छात्र जो है आप हिंदी में बोलो, बिल्कुल हिंदी में बोलो। आपको मान लो ये ओके एग्जाम मैम। में लिखना है, मुझे एग्जाम्स वगैरह वर्ड नहीं चाहिए इसमें, बिल्कुल हिंदी में बोलिए। ओके मैम। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज के समय में परीक्षा आज का छात्र और बिजली संकट, इसको हम कैसे शुरू करेंगे? भूमिका इसकी कैसे लिखेंगे? यह साधिका, आप बताइए, इसको आप शुरू कैसे करेंगे? साधिका, इसको आप शुरू कैसे करेंगे बेटा? मैम इसमें पहले बताएंगे। कि छात्र और बिजली संकट, ये बहुत बड़ा छात्र संकट और है। बिजली में क्या वो? हाँ, नहीं, बिजली संकट ये बहुत ही बड़ा संकट है, क्योंकि और आज के समय में
जैसा कि गर्व ने अभी शुरू किया था, आज के समय में जब बच्चे ऑनलाइन कक्षाएं ले रहे हैं, तो उस समय अगर बिजली संकट का सामना करना पड़े तो बहुत ही मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि एक छात्र जो आज पढ़ रहा है वो ऑनलाइन पढ़ रहा है, और वो ऑनलाइन सब बिजली के साथ ही पढ़ सकता है। अगर बिजली नहीं तो छात्र अपनी कक्षाएं किस प्रकार से लेगा, और कक्षा नहीं लेगा तो उसको पूरी सूचनाएं भी नहीं मिलेंगी, क्योंकि सारी सूचनाएं भी हमें आज फोन से, मोबाइल फोन से मिल रही हैं, लैपटॉप से मिल रही हैं। उसी पर ही हम आज निर्भर हैं। आज के समय की मैं बात कर रही हूँ। उन्होंने कहा है कि बिल्कुल जो है हमें किससे, मतलब बिल्कुल हमें टाइम से कोरिलेट करना है, जो आज का समय उससे हम कोरिलेट करें तो फिर। लेकिन ये सारा लिखने के बाद में, सारी समस्या लिखने के बाद में, जैसे छात्रों को कि किस प्रकार से उनका कनेक्शन जो है वो नहीं होगा, तो वो किस प्रकार से पढ़ पाएंगे, और इवन की आजकल परीक्षाएं भी ऑनलाइन हो रही हैं, और उसके लिए भी एक समय निश्चित होता है। अगर उस समय ये बिजली के संकट का सामना करना पड़े तो छात्र परीक्षा से भी वंचित होने की संभावना हो सकती है। ठीक है। और दूसरा, अगर मैं पहले समय की बात करूं तो पहले समय में भी ऐसा था। आज तो फिर आप इसका एक बेनिफिट भी लिख दोगे कि आज तो बिजली संकट इतना, हमें बिजली संकट की इतनी सामना नहीं करनी पड़ती, बिजली की व्यवस्था बहुत ही अच्छी हो गई है। अब बिजली के जो विद्युत के कट हैं इतने नहीं लगते, ठीक है, इतना नहीं जाती, इतना मतलब कि आप लिखोगे कि जो पहले जब लोग पढ़ते थे और बिजली का संकट का उनको सामना करना पड़ता था, तो उस समय वो क्या करते थे, अपना ज्यादातर अधिकतर काम दिन की रोशनी में ही कर लेते थे, कि रात को उनको बिजली के संकट से ना जूझना पड़े। समझ में आई। और जैसे आज तो बच्चों को बहुत सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं, सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं। आज तो क्या है कि अगर बच्चों के पास एक डिवाइस है तो दूसरा भी डिवाइस है, तीसरा भी डिवाइस है, वो सब में क्या है, बिजली प्रयोग होती है। बच्चों को सारी सुविधाएं उपलब्ध है, लेकिन आजकल बिजली की व्यवस्था भी सुव्यवस्था हो गई है। तो इसलिए इस संकट का सामना आज विद्यार्थी को, छात्र को कम करना पड़ता है। और अगर हमें कभी ऐसा सामना करना भी पड़े तो हमें घबराना नहीं चाहिए। हमें अपने कामों को दिन के समय ही करने की कोशिश कर लेनी चाहिए। ये आप इस प्रकार से, क्योंकि हम दिन में भी तो काम कर सकते हैं। दिन का समय हम व्यर्थ कर देते हैं और रात को हम पढ़ने के लिए बैठते हैं। तो बेटर ये है ना कि जो दिन में हमें समय मिला उसको हम उपयोग करें, उसका हम सदुपयोग करें। रात को आप अपनी नींद भी लेना बहुत जरूरी है। अक्सर आजकल बच्चे क्या करते हैं, रात को सोते नहीं और दिन में पढ़ते नहीं। दिन में पढ़ते नहीं है, रात को लेकर बैठेंगे अपनी बुक्स, सोएंगे नहीं, फिर उसका क्या, उनके स्वास्थ्य पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। बहुत देर तक जागना, अपनी नींद पूरा ना करना, इससे भी स्वास्थ्य पर असर पड़ता है। आपको ये चीजें तो खैर मैं बता रही हूँ कि बच्चे आजकल ऐसा करते हैं, लेकिन आपको बिल्कुल ही ब्रीफली, संक्षिप्त रूप में ये सब कुछ लिखना है। ओके बेटा। ऐसे ही अगला टॉपिक है फिल्मों में हिंसा, सांप्रदायिक सद्भावना। सद्भावना सबके साथ में होनी चाहिए। जो ये झगड़े वगैरह होते हैं, कभी हम देखते हैं अपने देश में, कभी किसी जगह किसी रूप में ये नहीं होने चाहिए। सांप्रदायिक सद्भावना होनी चाहिए। अभी आपने देखा था लास्ट ईयर जैसे थोड़े से झगड़े हो गए थे कहीं भी, तो उससे बच्चों के एग्जाम्स पर भी उसका प्रभाव पड़ा था। इसलिए हमारे यहाँ पर सांप्रदायिक सद्भावना होनी चाहिए। कर्ज में डूबा किसान, कर्ज में डूबे हुए किसान कितना कर्ज ले लेते हैं, और कभी किसान जो है उसकी कृषि किस पर निर्भर करती है, ईश्वर पर ही निर्भर करती है कि बारिश हो गई तो फिर अच्छी हो गई, अगर बारिश सामान्य हुई, अगर बारिश कम हुई तो सूखा पड़ गया, बारिश ज्यादा हो गई तो भी तबाही हो गई। इसलिए किसान जो कर्ज लेता है उसमें डूबा ही रहता है।
चंद्रयान की एक बड़ी उपलब्धि, दिन प्रतिदिन बढ़ते अंधविश्वास, पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतें, ये सब ये अब से ही रिलेटेड है। पेट्रोल डीजल की अब भी कितनी कीमतें बढ़ रही हैं, तो उससे भी सारे व्यापार पर, सारी चीजों पर, खाने पीने की चीजों पर, हर चीज पर उसका प्रभाव पड़ता है, जो कि आजकल हम टीवी में भी देखते हैं ये सब कुछ। नहीं तो उसी से रिलेटेड संबंधित आप ये जो है अनुच्छेद आलेख लिखेंगे। आलेख, और जितने वर्ड्स का आपको शब्दों का कहा गया, जैसे यहाँ पर मैंने कहा है 150 शब्दों में आलेख लिखें, तो उसी को ध्यान में रखते हुए लिखेंगे। रिकॉर्डिंग बेटा स्टॉप।